हेलो डियर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आप सभी सेकेंड ईयर को आज सबसे पहले सॉरी कि कल आपका वीडियो नहीं आ पाया किसी कारण से। बाकी चलिए आज हम फिर से मेंटल हेल्थ ही लेकर आए हैं। कल भी मेंटल हेल्थ का ही टाइम था तो कल नहीं हो पाया तो आज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल वीडियो नहीं आने के एवज में आप लोग पहले के चीज़ें पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे। अगर ऐसा करते हैं कि मान के कभी वीडियो मिस हो गया, नहीं आ पाया, तो आपके पास इतना हम चीज़ें अभी तक दे चुके हैं कि आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए। पिछला भी ये नहीं आपको महसूस होना चाहिए कि आज वीडियो नहीं डाला है। वीडियो अगर नहीं भी डलता है तो आपको पीछे वाला रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी वीडियो कंटिन्यू डलेगा ही, किसी कारण से किसी दिन मान के नहीं हो पाता है तो उसके लिए सॉरी। चलिए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है वीडियो नंबर 19वां, यूनिट नंबर 5 यानी मेंटल डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले मेनिया के बारे में, उन्माद के बारे में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे उन्माद के प्रकार, उन्माद के कारण और उन्माद क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे उन्माद के लक्षण। देखिए, लक्षण भी हम बता चुके हैं कि उन्माद वाले पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा खुश रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान ज्ञानी समझता है, योगवान समझता है, बात बात पर हंसता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी रहता है, उसके मन में भूख कम जाता है और उसको मन में हमेशा जो है सेक्सुअल इच्छा जो है बहुत ज़्यादा जागृत हो जाता है, यौन इच्छा, ठीक है ना। तो और साथ में उसका विचार जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, व्यवहार बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। बात बात पे सबसे खूब ज़्यादा बहस करने लगता है, बहुत बोलता है ऐसे पेशेंट। तो ये सब लक्षण है। आप सीधा भी लक्षण लिख दीजिएगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको डिटेल में जाना चाहते हैं लक्षण में, जो मैं लाइन से बताया हूँ सिर्फ उतना भी लिख दीजिएगा तो वह सही है, ठीक है। वही वाला फॉलो कीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा। बाकी देखिए, सिम्टम्स ऑफ मेनिया के कुछ निम्न लक्षण हो सकते हैं जिसको हम लोग चलिए बता देते हैं। पहला है मूड में बाधा। सबसे पहले मेनिया वाले जो पेशेंट होता है तो उसको मूड में बाधा का मतलब होता है कि मन में गड़बड़ी होना। मन में गड़बड़ी होने का मतलब होता है कि क्या क्या जो है डिस्टरबेंस जो है माइंड में आएगा, ठीक है। क्या क्या जो है मूड डिस्टरबेंस से संबंधित होगा, मूड में बाधा आएगा, मन में बाधा उत्पन्न होगा, तो क्या क्या जो है लक्षण उसके अंदर आएंगे। तो देख लीजिए, उभार में विशेष रूप से बिगाड़ हो सकता है, ठीक है। सुखाभास और हमेशा सुखी और हर्ष का अनुभव करेगा। मन जब डिस्टर्ब होगा तो रोगी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, रोगी का अधिक संतुष्ट रहता है। कई बार मूड चिड़चिड़ा और अस्थिर भी हो जाता है व्यक्ति का। तो यह मन से संबंधित होने वाला जो है चिन्ह व लक्षण है। तो अगर मूड डिस्टर्ब होता है कोई व्यक्ति का, तो चूंकि मेनिया वाला पेशेंट हम लोग जानते हैं कि वह मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सुख और हर्ष का अनुभव करता है। रोगी बहुत ज़्यादा प्रसन्न खुश रहता है, रोगी अत्यधिक संतुष्ट रहता है। कई बार उसका मूड चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है, जिससे वह लड़ाई भी कर सकता है, आक्रामक भी हो सकता है। तो यह जो है इसके मूड से संबंधित डिस्टर्बेंस है। दूसरा है चिंता का विकार। ये सब मेन पॉइंट याद रखिएगा। पहला मन से संबंधित डिस्टरबेंस, दूसरा चिंतन मतलब सोचने से संबंधित, चिंतन करने से संबंधित जो है समस्या आता है पेशेंट में। तो कौन कौन से समस्या आएगा चिंतन सोचने से संबंधित? जैसे बातों को आप बोलेंगे थोड़ा देर के बाद भूल जाएगा वैसे पेशेंट, ठीक है। क्लैग एसोसिएशन होने लगेगा। विचारों का बहाव बहुत तेज होता है। विचारों के बहाव मतलब वह बात बात पर जो है अपना सब्जेक्ट चेंज करेगा, उसका मन हमेशा जो है स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है ना। इधर उधर भटकने वाला मन हो जो है जो उसके सोच होगा वह बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता होगा। लक्ष्य उसका हमेशा बदलते रहता है। रोगी के बातचीत असंभव होती है। अगर आप एक नॉर्मल पेशेंट है और मेनिया वाले के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत असंभव हो सकता है। रोगी बहुत ज़्यादा बहस करता है। जब उसको चिंतन में विकार आएगा ना तो उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। वो बहुत ज़्यादा जो है बहस आपसे कर सकता है। उसका जो है लक्ष्य बदलते रहेगा, ठीक है। उसका विचार जो थिंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजेज आने लगेगा, भाव होने लगेगा, बातों को जो है भूल जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा जो है व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा बहस करने के मूड में आ जाता है। योग व महत्वपूर्ण सोचने का जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर भ्रम आ जाता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा योग और महत्वपूर्ण होने का सोचने लगता है। तो यह एक प्रकार के भ्रम है। तो उसके थिंकिंग चिंतन या सोचने से संबंधित जो उसके अंदर लक्षण उत्पन्न होगा वह सब के सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है।
तीसरा है व्यवहार में बाधा। अब आप लोग को पता है, मैं बताया हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, व्यवहार में जो है बदल जाता है मेनिया वाले का। तो देखिए मनोप्रेरक क्रिया में वृद्धि, मतलब व्यक्ति का जो मन जो प्रेरित होता है वह नॉर्मल से अत्यधिक हो जाता है, ठीक है। यही कारण है कि उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेरित करने लगता है उस व्यक्ति को। सोने व खाने के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वह जो है व्यक्ति भोजन त्याग सकता है, ठीक है। और नींद भी बहुत जो है त्याग सकता है, नींद कम लेगा, ठीक है ना। भार कम होने लगेगा क्योंकि वो भोजन जो है निगलेक्ट करने लगेगा तो भार कम होगा ही होगा। आपराधिक गतिविधियां में वह उसका व्यवहार में बाधा आने से आपराधिक गतिविधियां में बहुत ज़्यादा शामिल होने लगेगा। दूसरों की नुकसान पहुंचाने, हत्या करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में आने लगता है। शराब व नशीले पदार्थों का व्यक्ति अधिक सेवन करता है, ठीक है। तो यह व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन होने से यह सारे जो है प्रॉब्लम व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। चौथा है अवबोधन का विकार। अवबोधन का विकार मतलब किसी भी चीज़ को बोध करने का, समझने का, ज्ञान होने का विकार आने लगता है। जैसे व्यक्ति में यौन संबंधी आक्रमण जो है आने लगता है, ठीक है। उसके बाद श्रव्य भ्रम, मतलब व्यक्ति के अंदर सुनने से संबंधित भ्रम आने लगता है। व्यक्ति में दिखने दृश्य भ्रम आने लगता है। तो व्यक्ति में ये सब जो है अवबोधन करने की क्षमता जो है नष्ट होने लगता है मेनिया वाले में। तो देखिए मेनिया वाले पेशेंट का आप सीधा क्या कीजिएगा, पहला मूड डिस्टर्बेंस, मन से संबंधित समस्या लक्षण को लिखिएगा। उसके बाद व्यवहार में असमानता, व्यवहार से संबंधित लक्षण लिखिएगा। उसके बाद जो है आपको लिखना है अवबोधन से संबंधित जो है लक्षण लिखना है। और उसके बाद व्यक्ति का चिंतन या थिंकिंग करने का जो है उसमें गड़बड़ होने लगता है, तो इससे संबंधित लक्षण लिखिएगा। और टोटल जब आप लक्षण लिख दीजिएगा, व्यवहार में संबंधित जो है लक्षण लिखिएगा, टोटल लक्षण लिख दीजिएगा, तो एक प्रकार से यही जो है आपका मिल जाएगा टोटल मेनिया का लक्षण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल से दे दिया है कि किस में क्या चीज़ होता है। तो मूड बाधा में इतना सारे चीज़ें बता दिए हैं कि व्यक्ति का मन कैसा रहेगा, खुश रहेगा, बहुत ज़्यादा हर्ष रहेगा, संतुष्टि होगा, कभी कभी चिड़चिड़ा और स्थिर हो जाएगा। तो यह उसके मन से संबंधित लक्षण है, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति के चिंतन से संबंधित अगर कोई लक्षण होगा, जैसे चिंतन में कोई समस्या आने लगेगा व्यक्ति को, तो बातें को भूल जाना, ठीक है। विचारों में बहुत ज़्यादा बहाव आएगा, मतलब वह स्टेबल नहीं रहेगा उसका थिंकिंग, ठीक है, हमेशा बदलते रहेगा, लक्ष्य बदलते रहेगा, बातचीत जो है असंभव हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ करना, और रोगी बहुत ज़्यादा बहस करने लगेगा, ठीक है। तो ये सब होता है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा योग और महत्वपूर्ण सोचने लगता है, थिंकिंग करने लगता है व्यक्ति। तो ये सब सोचने से संबंधित लक्षण है। व्यवहार में बाधा आएगा तो व्यक्ति के जो मनोप्रेरक वृद्धि है, जिससे हमें काम करने के लिए प्रेरित होता है, तो उस मनोप्रेरक क्रिया में वृद्धि होने लगेगा। सोने व खाने की आदत में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। चूँकि मेनिया वाला पेशेंट बहुत कम नींद लेता है, खाना भी जो है धीरे धीरे छोड़ते चला जाता है, तो जिससे भार कम हो जाएगा। आपराधिक गतिविधियों में व्यक्ति ज़्यादा शामिल होता है, दूसरे की हत्या करने की प्रवृत्ति आने लगता है, शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। चौथा है अवबोधन के विकार, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान जो है उसमें विकार आने लगेगा। जैसे सेक्सुअल व्यक्ति के अंदर यौन संबंधी आक्रमण जो है आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश ऊपर वाला का है, ठीक है ना। उसके बाद सुनने से संबंधित, ठीक है, और देखने से संबंधित, देखेगा कुछ और उसे महसूस कुछ और होगा, सुनेगा किसी बात के, कोई व्यक्ति बोलेगा कुछ और उसको सुनाई कुछ और देगा। तो ये सब भ्रम जो है उसके अंदर आने लगता है। तो ये सब जो है परसेप्शन, अवबोधन से संबंधित भ्रम होता है। और हम लोग जानते हैं अवबोधन के जरिए किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, एहसास कर पाते हैं, ठीक है। तो यही नॉर्मल आपका जो है लक्षण है, जिसको मैंने बता दिया। अगर जो लोग को ऐसे लक्षण नहीं लिख पाए, तो मैं उनको पहले जब प्रकार और कारण बताए थे, तो वहाँ पे लक्षण भी जो है मैं लाइन से जो है बता दिया था कि क्या क्या चिन्ह व लक्षण होते हैं। आप उसको फॉलो कीजिए, इसको आप नहीं फॉलो कर पाते हैं तो ठीक है। चलिए, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है माय डियर। मेडिकल मैनेजमेंट चिकित्सीय प्रबंध। अब एक मेनिया वाले पेशेंट के लिए उपचार क्या है, इलाज उसका क्या क्या संभव है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो माय डियर, एक मेनिया वाले पेशेंट के लिए सबसे पहला, अगर मेनिया वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए, दूसरे की हत्या करने की प्रवृत्ति आ जाए, बहुत ज़्यादा बहस मारपीट झगड़ा करने लगे, क्योंकि ऐसा संभव है मेनिया वाले पेशेंट में। क्योंकि मेनिया वाला पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा दूसरों से बात करने की चाहत रखता है, ठीक है ना। तो लेकिन उसके अंदर व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, और जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो वो व्यक्ति
व्यवहार चेंज होने से उसका कभी कभी ऐसा भी व्यवहार हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक व्यवहार जो है किसी के प्रति अख्तियार कर ले और मारपीट और हत्या करने तक जो है उतारू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है व्यवहार परिवर्तन से। तो इसके लिए जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो पेशेंट को भर्ती करना चाहिए और उसका भर्ती करके हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज चलेगा। तो पहला उपचार करने की विधि है कि अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। दूसरा विधि है कि उसको मेडिकेशन दीजिए, ठीक है ना, औषधियाँ दीजिए, विभिन्न प्रकार के जो दवाइयाँ होते हैं वो दवाइयाँ दीजिए। जैसे उन्माद की स्थिति गंभीर होने से, जैसे उग्र उन्माद मतलब एक्यूट मेनिया, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, प्रलाप उन्माद में रोगी को अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ का नहीं है, ठीक है, ये जो हम लिखे हैं ना यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ए वाला जो चीज़ें है, ए वाला ए इसका है, ठीक है ना, ए हॉस्पिटलाइजेशन का है, ध्यान दीजिएगा, औषधि का नहीं है, समझ गए। चलिए देखिए, अस्पताल में भर्ती करने का अर्थ है कि जब उन्माद गंभीर स्थिति में आ जाए, जैसे बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए, आपराधिक प्रवृत्तियाँ अगर मरीज के अंदर आ जाए, प्रलापक जो है हो जाए उन्माद मतलब बहुत ज़्यादा प्रलय मचाने वाला आ जाए, तो ऐसे रोगियों को जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ओके, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं औषधि। विभिन्न प्रकार के औषधियाँ दिया जाएगा पेशेंट को। देख लीजिए, एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक ड्रग। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, तो एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ जो है, एक दवाइयाँ अगर दिया जाएगा तो बहुत सारे दवाइयाँ आते हैं एंटीसाइकोटिक में, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक में एंटीमेनिक दवाइयाँ होता है, ठीक है, एंटीमेनिक दवाइयाँ होता है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक आता है सीपीजेड। सीपीजेड जो होता है यह देख लीजिए क्लोप्रोमाजाइन, ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसे सीपीजेड कहते हैं। क्लोप्रोमाजाइड को जो है हम लोग सीपीजेड शॉर्ट में कहते हैं और यह मेनिया वाले पेशेंट के दिया जाता है। यह एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन, याद रखिएगा, क्लोप्रोमाजाइन, ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन याद रखिएगा। थियोप्रोपे देख लीजिए यहाँ पे थायो, देख लीजिए थायोप्रोप्रेजाइन, ठीक है, थायोप्रोप्राजाइन, थायोप्रोप्रेजाइन, ठीक है, थायोप्रोपेराजाइन, 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 ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ने में डिस्टर्ब हो तो हिंदी में लिख लीजिए थायोप्रोपेराजाइन, 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 ठीक है। ऊपर वाला है क्लोप्रोमाजाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। हेलीपेरिडोल आप लोग देखते होइएगा, सरकारी अस्पताल में मिल जाता है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल प्रचलित दवा है, यह भी एक एंटीसाइकोटिक है। देख लीजिए ट्राइफ्लूपेरिडोल, देख लीजिए ट्राइफ्लूपेरिडोल है, हेलीपेरिडोल से ही संबंधित है ट्राइफ्लूपेरिडोल, ये याद रखिएगा। ये कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग का उदाहरण है जो कि मेनिया वाले पेशेंट में उसके स्थिति के अनुसार जो है दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। और ये दवाइयाँ लेने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या होता है, शांत हो जाता है, व्यक्ति को नींद आने लगता है और व्यक्ति जो है सो जाता है, जिससे वह जो है मेनिया के लक्षण शांत होते हैं। तो क्लोप्रोमाजाइन, थियोप्रोप्राजाइन, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, ये याद रखिएगा एंटीसाइकोटिक ड्रग में मेनिया वाले के लिए। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, इनकी खुराक तथा देने की अवधि आदि रोगों की स्थिति पर निर्भर करता है। वही चीज़ है कि मरीज में कितना ज़्यादा यह प्रॉब्लम है, कितने वर्षों से है, यह जो है उसका डोज और उसका जो खुराक है और जो देने की जो समय है, मतलब कितने समय में दिया जाएगा, यह मरीज की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो दवाइयाँ होता है, दवाई में ही वो तो एंटीसाइकोटिक ड्रग था जिसमें वो ड्रग सब है। अब हम एक दवाई चलाते हैं एंटी कन्वल्सेंट। इनका प्रयोग अक्षेपों को रोकने के लिए किया जाता है। इनमें कार्माजेपाइन एंड क्लोनाजिपाम शामिल है। यह जो होता है एंटी कन्वल्सेंट जो दवाई है, यह दवाई पेशेंट में दौरा जब पड़ता है ना तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। अक्षेपों मतलब दौरा ही होता है, ठीक है। अब देखते होइएगा कितना पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा उग्र होने के बाद जो है उसमें दौरा आने लगता है, दौरा पड़ने लगता है। तो उस दौरा अगर मरीज में आ रहा है तो उससे रोकने के लिए हम लोग देख लीजिए कार्बेमेजापाइन देंगे, ठीक है, कार्बाजेपाइन देंगे, कार्बामाजेपाइन देंगे और क्लोनाजिपाम देंगे, ठीक है, क्लोनाजिपाम, कार्बामेजापाइन, ठीक है, कार्बामेजापाइन याद रखिएगा, ठीक है, कार्बेमेजापाइन, ठीक है, कार्बेमेजापाइन, ठीक है, याद रखिएगा, कार्बामेजेपाइन, ठीक है, कार्बामेजेपाइन याद रखिएगा, क्लोनाजिपाम याद रखिएगा। यह एंटी कन्वल्सेंट दवाई है जिसके देने के बाद व्यक्ति में जो आक्षेप आता है, कन्वल्सेंट होता है, दौरा जो पड़ता है वह शांत होता है। ओके,
अब मेनिया वाले पेशेंट के लिए सबसे प्रचलित दवा होता है लिथियम थेरेपी, ठीक है। लिथियम थेरेपी, इसे उन्माद रोधी दवा भी कहते हैं, इसे एंटीमेनिया जो है एंटीमेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं। लिथियम थेरेपी जो होता है स्पेशल मेनिया वाले पेशेंट के लिए जो है दिया जाता है और इसे एंटीमेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं, उन्माद रोधी दवा। इसमें लिथेन, स्केलिथ और लिथोनेट शामिल है। इसकी खुराक 900 mg से 3 mg प्रतिदिन होता है, ठीक है। ये आपके निर्भर करता है कि पेशेंट जो है किस स्थिति में है, ठीक है ना। तो इसके देख लीजिए लिथेन, ठीक है ना, लिथेन, स्केलिथ, ठीक है, लिथेन, एस्किलिथ, लिथोनेट, यह सब दवा है जो कि एंटीमेनिक दवा है, लिथियम दवा है, लिथियम थेरेपी है। इसकी खुराक जो है 900 mg से लेकर 3 GM प्रतिदिन जो है देते हैं, ठीक है। यहाँ पे mg है, यहाँ पे GM है, याद रखिएगा, ओके। इतना जो है डोज होता है या मरीज के हिसाब से दिया जाता है, ओके ना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी भौतिक चिकित्सा। अब भौतिक चिकित्सा में एक ही चिकित्सा होता है ECT। अगर मान गए किसी पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, दवाई दिया जा रहा है, लेकिन दवाई से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर दवाई से कोई जो है दवाई जो है नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे में उस पेशेंट को जो है क्या किया जाता है, ECT का प्रयोग किया जाता है। अब ECT का प्रयोग नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल मानसिक बीमारी में नहीं किया जाता है, उग्र होने पर, खतरनाक होने पर ही जो है ECT दिया जाता है, क्योंकि ECT जो है पेशेंट के अंदर झटका देता है इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। इसीलिए देखते हो ये पागल व्यक्ति को कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट लगाओ, इलेक्ट्रिक करंट लगाओ, बात बात पर कोई कहता है ना। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट ऐसा नहीं है कि सीधा बोर्ड में तार लगाएं और ब्रेन में सटा दिए, नहीं। उसके लिए एक मशीन होता है जिसे हम लोग ECT कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी कहते हैं। और यह ECT तब दिया जाता है जब उन्माद उग्र हो जाएगा, या डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में भी दिया जाता है, गंभीर अवसाद में, स्किज़ोफ्रेनिया में भी दिया जाता है, ठीक है। तो यह ECT गंभीर मानसिक बीमारियों में ही दिया जाता है, ठीक है, खासकर साइकोसिस में। तो अगर उग्र उन्माद होगा उसमें दिया जाएगा। उन्माद और अवसाद आवर्ती चक्र, अगर पेशेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर की लक्षण होता है जहाँ पे उन्माद और डिप्रेशन दोनों पाया जाता है एक साथ एक ही व्यक्ति में, तो वह जो है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो इसमें दिया जाता है ECT। जो रोगी दवाइयों के प्रति कोई असर नहीं हो रहा है दवाई से, तो उसको ECT दिया जाता है, ठीक है। और जिन मामलों में दवाइयाँ निषेध हो, अब कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे पेशेंट को दवाइयाँ नहीं दिया जा सकता है, दवाइयाँ देना निषेध है, तो उस मामले में ECT किया जाता है, ठीक है। तो ECT देख लीजिए इन मामलों में किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। यह हमारा फिजिकल थेरेपी हो गया जिसमें ECT के द्वारा उपचार है। नेक्स्ट उपचार का तरीका होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब होता है माय डियर मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा व्यक्ति को जो है दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति को न ही दवाई दिया जाता है, न ही उसको कोई मशीन के द्वारा जो है कोई झटका दिया जाता है, ठीक है। तो यह जो उपचार होता है बेसिकली व्यक्ति के जो है व्यवहार परिवर्तन करने के लिए होता है। साइकोथेरेपी से व्यक्ति को जो एक जो असमान व्यक्ति है, एक जो मानसिक रोगी है, उसको नॉर्मल तरीके से जो है अपने आसपास के वातावरण के उपयोग करके जो है उसे जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यही साइकोथेरेपी है। देख लीजिए, साइकोथेरेपी व्यक्तिगत साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होता है। इसमें व्यक्ति को उसके पर्सनल रूप से थेरेपी दिया जाता है, तो यह साइको इंडिविजुअल हो जाएगा। ग्रुप थेरेपी का मतलब होता है कि पेशेंट को ग्रुप में जो है यह थेरेपी दिया जाता है, थेरेपी उपचार दिया जाता है ग्रुप में रहकर, तो यह साइकोथेरेपी। अवबोधन थेरेपी कॉग्निटिव थेरेपी है, जिसमें पेशेंट को उसके अवबोधन को जो है जागृत किया जाता है। व्यवहार थेरेपी है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करके उसको जो है नॉर्मल लाइफ में लाया जाता है। एंड नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी। तो यह हमारा हो गया हमारा थेरेपी। बहुत सारे साइको थेरेपी है, आप लोग पढ़िएगा थेरेपी के बारे में पता चल जाएगा। बाकी ये सभी उसका ही प्रकार है, याद रखिएगा। फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, मेलू थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत सारे थेरेपी है। आप आगे देखेंगे थेरेपी के प्रकार में तो पता चल जाएगा। बाकी यही सब थेरेपी का उपयोग जो है मानसिक रोगियों के लिए भी किया जाता है। ओके, चलिए
ए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या देख लिए, जो है मेनिया का लक्षण देख लिए, ठीक है, मेनिया का लक्षण देख लिए। आज हम लोग मेनिया के उपचार, विभिन्न तरीके के उपचार देख लिए। और आप सभी से अगर मेनिया वाले पेशेंट का अगर जो है नर्सिंग प्रबंध पूछेगा तो इसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ें जान गए कि पेशेंट में क्या क्या लक्षण होता है, ठीक है, किन किन कारण से यह बीमारी होता है, तो आप उसके लक्षण और कारण के आधार पर जो है आप उसके प्रबंध नहीं लिख देंगे कि पेशेंट को अगर भूख में कमी होता है, खाना नहीं ले पाता है, तो उसके लिए खाना के जो है विरोध करने में आप क्या क्या जो है देखभाल करेंगे। पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है व्यवहार परिवर्तन होता है जिससे अनेकों ख्याल आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। पेशेंट उग्र होगा तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आप नहीं लिख पाएंगे, आपको नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखना है, ट्राई करना है, ठीक है। बाकी अगर जिनको दिक्कत हो वह स्किज़ोफ्रेनिया वाले नर्सिंग प्रबंध से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है, जिस प्रकार से स्किज़ोफ्रेनिया में बताया गया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, मेनिया हो गया समाप्त। मेनिया के मैंने आपको क्या पढ़ाया, मेनिया क्या होता है, मेनिया के प्रकार, मेनिया के कारण, ठीक है, मेनिया का लक्षण और मेनिया का उपचार मैंने बता दिया। अब नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना है। नर्सिंग प्रबंध बीमारी पर आधारित होता है, कारण लक्षण पर आधारित होता है, तो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। जो जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है वह है डिप्रेशन। आप लोग सोचते होइएगा आजकल डिप्रेशन लोगों में आम बात की तरह लगता है, ठीक है, लेकिन डिप्रेशन भी एक प्रकार का जो है खतरनाक रोग होता है और यह एक मानसिक रोग है जो व्यक्ति को ऐसे गर्त में ले जाता है जहाँ पर व्यक्ति न ज़्यादा सोच पाता है, न बोल पाता है, न उसका माइंड जो है ज़्यादा कोई भी काम में एक्टिव हो पाता है। यानी सीधा कहा जाए तो व्यक्ति बिल्कुल ही सुस्त हो जाता है, ठीक है, उसका विचार जो है थिंकिंग घट जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। उसका जो मनोप्रेरक गतिविधियां हैं जिससे व्यक्ति कोई भी काम को प्रेरित होता है करने के लिए, वह मनोप्रेरक जो है मंदता होने लगता है, कम होने लगता है। तो यह सब जो है विकार व्यक्ति में आता है। अप्रसन्नता, अब जो अवसाद वाला पेशेंट होता है मेनिया का उल्टा होता है। मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन जो है मेनिया का उल्टा होता है, ठीक है। जिस प्रकार से मेनिया में व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा हर्ष रहता है, बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअल इच्छा आने लगता है, उसी प्रकार से डिप्रेशन वाले व्यक्ति में होता यह है कि उसके उल्टा होता है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख रहता है, बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति जो है अप्रसन्न रहता है, व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचारी महसूस करता है, ठीक है, अकेलापन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा निराशा लगता है, किसी से बात करना नहीं चाहेगा। बट मेनिया वाले को देखे होंगे लक्षण में कि वह किसी से भी बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा बहस करता है, करने लगता है। तो मेनिया के उल्टा डिप्रेशन होता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जिस भी पेशेंट में मेनिया और डिप्रेशन दोनों के लक्षण पाया जाए तो वह पेशेंट जो है क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के मतलब होता है दो ध्रुवीय विकार, मतलब उसमें दो तरह के लक्षण एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, यानी मेनिया का भी लक्षण, डिप्रेशन का भी लक्षण, तो वह बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब डिप्रेशन जो होता है थोड़ा अच्छे से जान लीजिए। अप्रसन्नता हो गया, दुखी हो गया, लाचारी हो गई, निराशा हो गई, ऐसे भावनाओं व्यक्ति में कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को असमान रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है। जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर दुखी आने लगेगा, अप्रसन्नता मतलब आप नाखुश हो जाएंगे अपने जीवन से, लाचारी आपके अंदर आ जाएगा, आपको अंदर बहुत ज़्यादा निराशा आने लगेगा, आपका जो है थिंकिंग विचार जो है उसमें कमी आने लगेगा, सोच में, ठीक है, मन दुखी दुखी सा रहेगा, मनोप्रेरक गतिविधियां कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बातें हैं कि वह आपके दिनचर्या को असमर्थ बना देगा, प्रभावित करेगा। तब यह एक डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा डिप्रेशन होता है। ओके, अब इसके कारण क्या होते हैं, तो माय डियर एक बात समझिएगा कि इसके कारण बहुत सारे डिप्रेशन होने का, कोई व्यक्ति के अपने लाइफ में डिप्रेशन में चले जाने का बहुतों कारण हो सकते हैं। पहला कारण है उसमें से जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है कुछ कारण अनुवांशिक कारण भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर फर्स्ट डिग्री अगर मान के परिवार में आपको कोई डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति है तो और उसका आपका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे आपका माँ, आपके माँ हो गए, आपके पिता हो गए, ठीक है, आपके जो है दादाजी हो गए, तो अगर डायरेक्ट आपके से संबंध है सामने वाले का फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो आपको जो है 15% उम्मीद हो सकता है कि आपके अंदर जो है डिप्रेशन आगे कभी भी हो सकता है। फर्स्ट डिग्री हो गया। सेकेंड होता है जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन से 5% होने की उम्मीद रहता है, ठीक है।
तो जनरल पॉपुलेशन से 5% और फर्स्ट डिग्री से 15% होने की संभावना जो है रहती है, और यह हमारा जेनेटिक फैक्टर्स में आता है। ठीक है, तो पहला हो गया अनुवांशिक कारण। दूसरा है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर्स के मतलब होता है कि कुछ हमारे ब्रेन में ऐसे हार्मोन हैं, ऐसे रासायनिक चीज़ें हैं जिसमें कमी आने से जो है हमारा मनोप्रेरक गतिविधि कम जाता है, हमारा सोचने का शक्ति कम जाता है, हमेशा दुखी जो है, हमेशा अकेलापन रहने का महसूस मन होने लगता है। तो यह कब होता है? तो दूसरा कारण है जैव रसायन कारण, बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर का मतलब वही है कि नॉन एपिनेफ्राइन, ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड डोपामाइन का स्तर कम हो जाना, यह सब जो है हमारे बॉडी में होने वाला एक रासायनिक जो है केमिकल मूवमेंट है, जिसमें कमी होने से जो है हमारा हो जाता है डिप्रेशन हो सकता है। तो नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटीन या डोपामाइन, इसके स्तर कमी होने से जो है यह जो है आपके डिप्रेशन हो सकते हैं। तो यह आपका बायोकेमिकल फैक्टर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है, तीसरा है आपका मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम होगा जिससे व्यक्ति के अंदर जो है डिप्रेशन आने लगेगा। जैसे घृणा की भावना, अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा जो है घृणा की भावना रहता है, बहुत ज़्यादा कुंठा है, ठीक है, सीमित बुद्धिमत्ता, उसका लिमिट जो है अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, हमेशा निराशवादी, निराश रहना, धनात्मक सोच की कमी, मतलब पॉजिटिव चीज़ों का सोचना कम, निगेटिव चीज़ों का सोचना ज़्यादा, तो यह सब साइकोलॉजिकल, मानसिक, अगर ज़्यादा आपके अंदर ये सब चीज़ें आता है तो यह डिप्रेशन का साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। घृणा की भावना, कुंठा, सीमित बुद्धि, निराशवादी और धनात्मक सोच की कमी, यह सब मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। ओके, चौथा है माय डियर सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सोशल कल्चर फैक्टर। और समाज में होने वाले विभिन्न चीज़ों से अगर किसी को कोई डिप्रेशन का लक्षण आता है तो वह सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। जैसे गरीबी एक सामाजिक कारण है, बेरोजगारी सामाजिक कारण है, अशिक्षा सामाजिक कारण है, कम शिक्षा भी कारण बन सकता है, सामाजिक स्थिति, आपका समाज में क्या स्थिति है, भिक्षावृत्ति, मदिरापान, वेश्यावृत्ति, यह सब समाज में होने वाले एक ऐसे घटना है जिससे व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है और व्यक्ति जो है क्या होता है डिप्रेशन में चला जाता है। अब जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति का जो काम करता है देखते होइएगा वह भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब अपने लाइफ में सोचता है कि अच्छे काम करके पैसा कमाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसीबत और किसी न किसी गलत चीज़ों में फंसने के कारण उस व्यक्ति का मजबूरी बन जाता है वो चीज़ काम करना, वेश्यावृत्ति। तो ऐसे में हो सकता है कि वह व्यक्ति जब शांत हो और सोचे तो उसको बहुत ज़्यादा जो है दुख महसूस हो। तो इस प्रकार से गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, अशिक्षा हो गया या कम शिक्षा भी हो गया, भिक्षावृत्ति, मदिरापान, एल्कोहलिज्म, ये सब व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन लाता है। ठीक है, डिप्रेशन देता है। क्यों? क्योंकि ये सब लेने का और होने का कोई ना कोई रीज़न होता है जिसके कारण व्यक्ति मदिरापान लेता है या गरीबी, बेरोजगारी या अशिक्षा होता है, तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है सोच के। ठीक है, तो यह हमारा सामाजिक कारण होता है। अब इसके अवसाद के क्या लक्षण होंगे तो आपको पता है, अब समझ गए होंगे कि सोच में कमी, थिंकिंग में कमी हो जाता है, अवसादी डिप्रेस मन हो जाता है व्यक्ति का, मनोप्रेरक मंदता आने लगता है, व्यक्ति दुख होने लगता है, अप्रसन्नता होने लगता है, अकेलापन रहना जो है ज़्यादा पसंद करता है। तो यह सब लक्षण होते हैं डिप्रेशन का। ठीक है, अब डिप्रेशन का उपचार क्या है तो चलिए ट्रीटमेंट बता देते हैं। तो ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट टेट्रासाइक्लिक दवाइयाँ दिया जाता है। ठीक है, जो भी ड्रग्स होते हैं वह एंटी डिप्रेसेंट टेट्रासाइक्लिक दवाइयाँ देते हैं। बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। दूसरा है फिजिकल थेरेपी में, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर अगर डिप्रेशन में चला जाए तो ECT देते हैं। ठीक है, ECT फिजिकल थेरेपी आप लोग को पता है। एंड तीसरा है यहाँ भी साइकोथेरेपी दिया जाएगा, जैसे कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जितने भी थेरेपी, साइकोथेरेपी है, सब दिया जा सकता है। ओके, अब बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट आपको खुद से लिखना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, देख लीजिए। शारीरिक जांच करें, जैविक लक्षणों, वाइटल साइन का जांच करें, सुरक्षित वातावरण दे, अकेला ना छोड़े, पौष्टिक भोजन दे, मरीजों की सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि जब व्यक्ति दुख में होता है तो व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। अवसाद वाले व्यक्ति को जो है धनात्मक सोच पैदा करें, उसे पॉजिटिव चीज़ रहने के लिए बोले। ठीक है, IPR मेंटेन करें। उसके बाद मरीज में अगर आत्महत्या की सोच आता है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
आप लोग देखते होइएगा कि जो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, सीवियर डिप्रेशन, गंभीर डिप्रेशन में, तो वह आत्महत्या का कोशिश करने लगता है। उसको किसी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में उसको दिमाग में बैठ गया हो, जिसके चलते उसको डिप्रेशन आया है, उस चीज़ को लेकर जो है वह आत्महत्या करने तक आ जाता है। मान गए कोई पेशेंट को, कोई व्यक्ति है वह बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन लास्ट में उसको क्या हुआ, असफलता लग गया हाथ, या बार बार असफलता लग रहा है। तो बार बार असफलता होने से जो है व्यक्ति का आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। अब उसके सोचने में भी जो है तरह तरह के बातें आने लगेगा। व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ों के तरफ से निगेटिव तरफ जाने लगेगा कि आखिर क्या कारण है कि इतना मेहनत, इतना समय देने के बाद भी बार बार हम असफलता हो रहे हैं, हमें भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, तमाम तरीके की बात आने लगता है। और ज़्यादा निगेटिव चीज़ें सोचने से व्यक्ति जो है धीरे धीरे दुखी की तरफ जाता है, और वह उसके अंदर एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति न किसी से बोलना पसंद करता है, न किसी के साथ रहना पसंद करता है, हमेशा मन में कुछ न कुछ सोचते रहेगा गलत चीज़ें, हमेशा दुखी की भावना रहेगा, उसका मनोप्रेरक मंद हो जाएगा उसका, और व्यक्ति ऐसा सिचुएशन भी आता है कि वह जो है आत्महत्या करने का भी कोशिश करता है। तो यह सब आपका जो है कारण, लक्षण, नर्सिंग प्रबंध, उपचार मैंने सब बता दिया। अब आपको जो है इस डिप्रेशन को और मेनिया को एक बार अच्छे से आज रिवाइज कर लीजिएगा। तब मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।